नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसे आप सभी को पता ही है, उम्मीद है आपने ब्लॉक फर्स्ट की इसकी क्लास ली ही होगी। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ब्लॉक सेकंड की। साथ साथ हम उन सब्जेक्ट कोड को भी पढ़ा रहे हैं जिनके एग्जाम डेट शीट वाइज होने हैं। डेट शीट आप सभी की आपको पता है आ ही चुकी है, जो कि लेटेस्ट डेट शीट हमने टेलीग्राम पर डाली भी है। उसी के अकॉर्डिंग हम क्लासेस ले रहे हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। हर किसी की क्लासेस होंगी, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में हम आपको क्लासेस देंगे। देखिए, बीपीएससी 131 का ब्लॉक सेकंड है। जो सवाल पेपर में आते हैं केवल वही हम कराएंगे। कहने का मतलब ये है, मैराथन क्लास हम इसे इसलिए नहीं कहते क्योंकि इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा होती है, नहीं। इसकी ड्यूरेशन तो आपको कम ही देखने के लिए मिलेगी, लेकिन इसमें ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे जो मैराथन टाइप होंगे, यानी कि जल्दी जल्दी हम रैपिड फॉर्म में क्वेश्चंस आपको कराएंगे, लेकिन वही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आप खुद कहेंगे कि सर जो क्वेश्चन आपने क्लास में कराए वही क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने के लिए मिले। तो केवल इस क्लास को आप 2 बार देख के चले जाना, भले आपको कुछ याद हो चाहे ना हो, लेकिन ये आपको पेपर में बेहतरीन नंबर स्कोर करने में क्या करेगी, मदद करेगी क्लास। समझे आप इतनी सी बात? चलिए, अब चीज़ों को समझने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। जो भी क्वेश्चन आपका बनता है आप मुझसे कहाँ पूछेंगे, कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, ठीक है। और हम आपका क्वेश्चन क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर सोल्व करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर है, दैट इज स्वतंत्रता की परिभाषा। स्वतंत्रता क्या है? पूरे ब्लॉक सेकंड को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। बात आपको याद रखनी है, क्या कर रहे हैं हम, ब्लॉक सेकंड। ठीक, हम ब्लॉक वाइज करा रहे हैं, आपको यूनिट वाइज करा ही नहीं रहे, इस चक्कर में कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें करा दें। स्वतंत्रता की परिभाषा क्या होती है, सबसे पहले सरल शब्दों में हम समझते हैं, फिर बुक वाली लैंग्वेज भी जानेंगे। स्वतंत्रता यानी स्वतंत्रता। आप ही समझिए, स्वतंत्रता जो शब्द है दोस्तों, वो क्या है, स्वतंत्रता। यहाँ पर 2 शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे, एक होगा स्व और एक होगा दोस्तों तंत्र। तंत्र का मतलब क्या होता है, शासन। तंत्र का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर तंत्र का मतलब होता है शासन। और स्व का मतलब क्या होता है, स्व का मतलब होता है अपना। तो जब व्यक्ति का अपना शासन हो, स्वयं पर अपना शासन हो, किसी दूसरे व्यक्ति का शासन व्यक्ति पर ना हो, व्यक्ति किसी का गुलाम ना हो। स्वयं पर शासन का मतलब यह कि हम अपने फैसले अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। तो हम अगर अपने फैसले अपनी इच्छा अनुसार ले पा रहे हैं और हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है, तो ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, स्वतंत्रता। जैसे पहला इसका मीनिंग क्या हुआ, आप देख पा रहे होंगे, इसका पहली मीनिंग है कि अपनी इच्छा अनुसार, क्या देख पा रहे हैं, अपनी इच्छा अनुसार अपना अगर कार्य हम संपन्न कर पा रहे हैं, तो वो क्षमता क्या कहलाती है, स्वतंत्रता। भारी बाधाएं, भारी रुकावटें जो होती हैं या फिर भारी हस्तक्षेप जो होते हैं, उनसे मुक्त हो जाना। आप कह सकते हैं हमारी जिंदगी में किसी का कोई विशेष इंटरफेयर ना होना, किसी की कोई बाधा हमारी जिंदगी पर ना होना, है ना। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी के गुलाम नहीं है, किसी के नौकर नहीं है। ऐसी व्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं, ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ऐसे सिस्टम को हम स्वतंत्रता कह देते हैं। विकल्पों का होना, जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हो, अपनी पसंद के अनुसार हम क्या कर पाए, निर्णय ले पाए, निर्णय लेने का हमारा अधिकार हो, क्या हो, डिसीजन मेकिंग हो। अगर हमारी क्या हो, डिसीजन मेकिंग हो दोस्तों, है ना, तो इस डिसीजन मेकिंग के कारण ही हम इसे क्या कहते हैं, स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी। उम्मीद है ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। क्लियर? चलिए, तो इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं। सरल शब्दों में आपको केवल इतना समझ लेना, स्वतंत्रता का मतलब होता है आज़ादी। एक ऐसी स्थिति जहां पर व्यक्ति अपने फैसले अपने कार्य करने की क्षमता के अनुसार अपनी इच्छा अनुसार क्या कर पाए, ले पाए। या फिर आप कह सकते हैं बंधनों से मुक्ति क्या होती है, आज़ादी। लेकिन याद रखना, स्वतंत्रता पूरी तरीके से बंधनों से मुक्त नहीं होती। स्वतंत्रता पर भी क्या लगाए जाते हैं, कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं, है ना। हर प्रकार की स्वतंत्रता पर क्या होते हैं, कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं। वरना स्वतंत्रता क्या हो जाएगी, अगर स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं होंगे तो स्वतंत्रता क्या हो जाएगी, मनमानी हो जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है, स्वतंत्रता ही आपकी क्या हो जाएगी, मनमानी हो जाएगी। क्लियर? चलिए, थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। पहला आता है आपका नकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है, इसको समझने की हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता तब होती है जब दूसरों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध या बाधाओं से मुक्ति। नकारात्मक स्वतंत्रता वो होती है, नेगेटिव, आप इसे लिबर्टी कह सकते हैं। नेगेटिव क्यों, क्योंकि यहाँ पर लोग मनमानी कर सकते हैं, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई प्रतिबंध, कोई रुकावट नहीं होती। यानी फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपकी स्वतंत्रता इतनी ज़्यादा होती है कि जैसे आप देख लोगे एनिमल्स में, है ना, कोई रूल रेगुलेशन नहीं होते, रोकने के लिए कोई प्रशासन व्यवस्था, पुलिस नहीं होती। ऐसी व्यवस्था को हम नकारात्मक स्वतंत्रता कह देते हैं। इस पर कोई बंधन नहीं होता, इसलिए से नकारात्मक कहते हैं। जबकि पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है, अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए, उन्हें पूरा करने के लिए बहुत सारे यहाँ पर अवसर तो मिलते हैं, लेकिन याद रखना यहाँ पर कुछ प्रतिबंध भी होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ प्रतिबंध भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर प्रतिबंध नहीं होंगे तो आप अपनी आज़ादी का पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। और फॉर एग्जाम्पल, मैं भी पूरी तरीके से आज़ाद हूँ, आप भी पूरी तरीके से आज़ाद है, तो हो सकता है हम एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएं। ऐसी स्वतंत्रता को हम क्या कहते हैं, नकारात्मक कहते हैं, मनमानी कहते हैं। इसके लिए आवश्यक क्या है कि हम आज़ाद भी हों और हम एक दूसरे की स्वतंत्रता को हानि भी ना पहुंचाएं। इसके लिए कोई प्रशासन व्यवस्था, कोई सरकार, कोई पुलिस व्यवस्था होनी जरूरी है। इसे ही कहते हैं सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव लिबर्टी।
क्लियर दोस्तों, समझ में आई दोनों प्रकार की स्वतंत्रता, हालांकि हम इन पर भी डिस्कस भी करेंगे। डन, उम्मीद है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तक आप पूरी तरीके से चीज़ों को क्लियर लेके चल रहे होंगे। आगे आप समझने की कोशिश करना। ये बुक की डेफिनेशन आपके सामने है कि स्वतंत्रता क्या होती है। स्वतंत्रता का अर्थ है नियंत्रणों से आज़ादी, यानी किसी प्रकार का जो नियंत्रण है वो ना हो, उसे कहते हैं हम स्वतंत्रता। और उनका अभाव, अभाव होता है कमी, कोई भी प्रकार का नियंत्रण व्यक्ति पर ना हो। किसी व्यक्ति को मुक्त अथवा कुछ करने में स्वतंत्र माना जा सकता है जब उसके कार्य और विकल्प दूसरों के कार्य और विकल्पों द्वारा बाधित नहीं होते, अवरुद्ध नहीं होते। यानी हमें जब किसी का कहना ना मानना हो, हम अपने डिसीजन स्वयं ले सकते हैं, अपने अनुसार कार्य कर सकते हैं, अपने अनुसार जीवन को जी सकते हैं। ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? स्वतंत्रता। यह समझना आवश्यक है कि अवरोधों का मतलब यहां पर क्या है, क्योंकि हम कह रहे हैं स्वतंत्रता का मतलब है अवरोध का ना होना। स्वतंत्रता मतलब अवरोध का क्या होना? अवरोध का ना होना ही क्या है हमारे लिए? स्वतंत्रता है। समझे आप? तो फिर अवरोधों का मतलब क्या है? अवरोधों का मतलब यह है किसी भी प्राधिकरण द्वारा, प्राधिकरण होता है दोस्तों अथॉरिटी, किसी भी संस्था द्वारा, आप कह सकते हैं किसी भी संस्था द्वारा डाली गई जो अड़चनें होती हैं। जैसे देश में कई बार सरकार, प्रशासन व्यवस्था या फिर आप कह सकते हैं पुलिस व्यक्ति के ऊपर कुछ क्या डालती है? अड़चनें डालती है, उसे अवरुद्ध कहते हैं, अवरोध कहते हैं। ठीक है, उन रुकावटों का अगर ना होना पाया जाए तो उसे हम स्वतंत्रता कहेंगे। और वो कौन से प्रकार की स्वतंत्रता होगी? नकारात्मक। याद रखो, बंधनों के साथ आजादी जो होती है वो सकारात्मक होती है, बंधनों से पूरी तरीके से मुक्त आजादी जो होती है नकारात्मक होती है। और आजादी का मीनिंग सामान्यतः किससे लिया जाता है? आजादी का मीनिंग हमेशा पॉजिटिव वाली से लिया जाता है, ना कि नेगेटिव वाली से। नकारात्मक स्वतंत्रता को आजादी नहीं बल्कि मनमानी माना जाता है। कहानी समझ में आई या नहीं आई? आप कहेंगे बिल्कुल सर, यहां तक हमें कोई भी परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझेंगे। चलिए, सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता में अंतर, इस बार ये सवाल पेपर में जरूर छपेगा, आपसे पूछा जा सकता है सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता में क्या अंतर होता है। परिभाषा समझिए, दूसरों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों या बाधाओं से मुक्ति। नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए, हर व्यक्ति क्या होना चाहिए? आजाद होना चाहिए। सकारात्मक स्वतंत्रता क्या कहती है? कि व्यक्ति को अवसर होने चाहिए, भले ही व्यक्ति पर क्या हो? कुछ बाधाएं हो, है ना। आजादी तो हो, साथ साथ क्या होनी चाहिए? कुछ बाधाएं भी होना बहुत ज्यादा क्या है? आवश्यक है, वरना व्यक्ति मनमानी करने लगेंगे। परिभाषा हो गई। ध्यान देखिए, ध्यान यहाँ पर यह दिया जाता है कि कोई भी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप ना हो। अनुपस्थिति मतलब एब्सेंट, है ना। किसी भी प्रकार की बाहरी क्या ना हो? रुकावट ना हो, कोई इंटरफेयर ना हो किसी का। लेकिन याद रखिए, यहाँ पर क्या होता है? आवश्यक संसाधन और क्षमताओं की उपस्थिति पर। कहने का मतलब है यहाँ पर जो ध्यान होता है, यहाँ पर ये ध्यान होता है कि भले ही भारी हस्तक्षेप हो रहा हो, है ना। भारी हस्तक्षेप यानी किस किस का हस्तक्षेप हो सकता है? सरकार आपकी आजादी में हस्तक्षेप कर सकती है। जैसे कोरोना वायरस के समय, कोविड-19 के समय सरकार ने हमारे लिए क्या किया था? हमारी सुरक्षा के लिए हमारी आजादी छीन ली थी, लॉकडाउन के अंदर हमें घर में पैक कर दिया था। हो सकता है पुलिस आपकी सुरक्षा में क्या करे? हस्तक्षेप करे। लेकिन यहाँ हस्तक्षेप जो होता है वो व्यक्ति के किसके लिए होता है? विकास के लिए होता है। ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पर हस्तक्षेप तो किया जाता है, लेकिन मोटिव क्या होता है? व्यक्ति का विकास करना। कहानी समझ में आई नहीं आई? आप कहेंगे बिल्कुल सर, ध्यान और परिभाषा हमें यहाँ पर क्लियर है। फिर बात करते हैं उदाहरण की। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे हो गई आपकी, किसी को आपको चुप करना, किसी को आपको चुप नहीं कर सकता। ये सेंटेंस ही गलत है, मिसप्रिंट है। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में जैसे ऐसा है कि आप मुझे बोलने की अगर आजादी है तो मैं बोल सकता हूँ, सामने वाले के सामने अपनी बात रख सकता हूँ। इट्स नेगेटिव। अब मैं बोल सकता हूँ तो कुछ भी बोल सकता हूँ। देखा है ना आपने, आज के समय में लोग एक दूसरे को गाली भी देते हैं, इतनी आजादी आज के समय में है। अगर बात करें सकारात्मक स्वतंत्रता, तो जैसे शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार कभी देखें हम तो हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए सरकार बीच बीच में क्या करती है? इंटरफेयर करती है ना। महत्व की बात करें, व्यक्तिगत स्वायत्ता, यहाँ पर व्यक्ति को स्वायत्ता मिलती है, ऑटोनोमस हो जाता है व्यक्ति, व्यक्ति किसी पर डिपेंड नहीं होता। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति का क्या हो पाता है? विकास हो पाता है। व्यक्ति का डेवलपमेंट अगर कहीं होता है तो कहाँ पर होता है? केवल सकारात्मक स्वतंत्रता के अंदर व्यक्ति का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। बात आपको याद रखनी है। आलोचना की यदि बात की जाए तो आलोचना तो सीधी सी होगी दोस्तों, क्योंकि नकारात्मक स्वतंत्रता एक प्रकार की क्या है दोस्तों? मनमानी है। हो सकता है व्यक्ति पर यदि कोई भी बंधन ना हो तो व्यक्ति जानवरों जैसा व्यवहार करने लगे। लेकिन याद रखिए, सकारात्मक स्वतंत्रता की आलोचना यह होती है कि यह परिभाषित करना मुश्किल है कि पूर्ण क्षमता क्या है। यहाँ पर हम ये तो कह देते हैं कि व्यक्ति क्या कर पाएगा? अपनी पूर्ण क्षमता का इस्तेमाल कर पाएगा। लेकिन हम ये नहीं बता पाते कि पूर्ण क्षमता का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है और कैसे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। समझ में आई कहानी? बिल्कुल सही। तो ये डिफरेंस है सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता में, कई बार एग्जाम में छप चुका प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, डीयू का एग्जाम हो चाहे आपका इग्नू का एग्जाम हो, बार बार एग्जाम में आता ही आता सवाल है ये, जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता पर विचार। देखिए, जॉन स्टुअर्ट मिल, जिन्हें हम जेएस मिल भी कहते हैं, आजादी को लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। क्या कहा इन्होंने? पहली बात तो कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटिश दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे, साथ साथ इकोनॉमिक्स का अच्छा खासा इन्हें ज्ञान था। स्वतंत्रता पर उनके विचार दिए गए हैं। मिल उपयोगितावादी थे,
उपयोगितावादी पता कौन होते हैं? वो लोग जो उपयोगिता पर, यूटिलिटी पर ज्यादा फोकस करते हैं, और आप ये मान के चलना अच्छाई बुराई और नैतिकता पर ध्यान थोड़ा सा कम देते हैं। जिनका मानना था कि सही काम वही है जो अधिकांश लोगों के लिए अधिकतम सुख दे। याद ना, उपयोगितावादी जो होते हैं ये एक तरीके के आप कह सकते हैं सेल्फिश लोग होते हैं, जो सुख की तरफ जाते हैं, नैतिकता पर कोई खास विशेष ध्यान ये नहीं देते, इसलिए इन्हें उपयोगितावादी कहते हैं। नैतिकता पर इनका कोई विशेष ध्यान नहीं होता, सुख के ऊपर ज्यादा ध्यान इनका होता है। उन्होंने ये कहा, मिल ने कहा कि आजादी दो प्रकार की होती है, एक होती है नकारात्मक आजादी, एक होती है सकारात्मक आजादी। नकारात्मक की डेफिनेशन उन्होंने क्या दी? उन्होंने कहा कि अगर किसी भी प्रकार की रुकावट व्यक्ति पर ना हो, बंधनों से व्यक्ति क्या हो जाए, मुक्त हो जाए। अगर व्यक्ति पूरी तरीके के बंधनों से मुक्त हो जाए तो ये नकारात्मक स्वतंत्रता। मिल का मानना था कि यही मौलिक स्वतंत्रता है, यही स्वतंत्रता व्यक्ति के पास होनी चाहिए कि व्यक्ति कुछ भी बोल पाए, कुछ भी सोच पाए, और साथ साथ अपने धर्म को क्या रख पाए, स्वतंत्र रख पाए, इसमें किसी का भी क्या ना हो, हस्तक्षेप ना हो। और बिल्कुल ये बात मिल की सही भी है कि व्यक्ति को बोलने का तो अधिकार होना ही चाहिए, व्यक्ति को सोचने का और अपने धर्म को मानने का अधिकार होना चाहिए। व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, व्यक्ति के साथ धर्मनिरपेक्षता वाला व्यवहार किया जाए, व्यक्ति के साथ सेक्युलरिज्म का व्यवहार किया जाए, उसके धर्म को आजाद रखा जाए। समझ में आई कहानी इतनी सी? आप कहेंगे बिल्कुल सर। सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में वो कहते हैं कि व्यक्ति सकारात्मक स्वतंत्रता से अपनी क्षमताओं को विकसित करता है, वो अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का क्या लेता है, अवसर लेता है, जहां तक उसकी कैपेसिटी है लाइफ में जाने की। मिल का यह भी मानना था कि यह स्वतंत्रता भी क्या है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे व्यक्ति को सामाजिक न्याय मिल पाता है, शिक्षा जैसी चीजों के माध्यम से क्या होता है, उसका विकास हो पाता है। तो वहां पर तो क्या मिलता है व्यक्ति को, धर्मनिरपेक्षता का एनवायरमेंट मिलता है, और यहाँ पर मिलते हैं व्यक्ति को विकास के अवसर। तो कुल मिलाकर जेएस मिल जो थे, इन्होंने जॉन स्टुअर्ट मिल ने दोनों ही प्रकार की स्वतंत्रता को अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण माना, दोनों ही प्रकार की स्वतंत्रता को अपनी अपनी जगह आवश्यक भी माना है इन्होंने। कहानी समझ में आई? आप कहेंगे बिल्कुल सर, कहानी में यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आप देखिए आगे, मिल का मानना था कि स्वतंत्रता व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों विकास के लिए आवश्यक है। जो मिल ये कहते थे कि स्वतंत्रता किसके लिए आवश्यक है, व्यक्तिगत विकास के लिए और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। व्यक्तिगत मतलब पर्सनल, इंडिविजुअल डेवलपमेंट, हमारे अपने विकास के लिए तो जरूरी है ही है, साथ साथ जो सोसाइटी का विकास है वो कब होगा, जब हमारा विकास अच्छे से हो पाएगा। दोनों प्रकार के विकास। उन्होंने क्या क्या तर्क दिए, चलिए जानते हैं। पहला उन्होंने कहा स्वतंत्रता रचनात्मक होती है और नवाचार को बढ़ावा देती है। जब व्यक्ति आजाद होगा जब भी तो सोच पाएगा, जब भी तो क्रिएटिविटी कर पाएगा वो। बिल्कुल सही बात है मिलके यहाँ पर। ये लोगों को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का और बेहतर जीवन जीने का अवसर देते हैं। बिल्कुल सही। यदि व्यक्ति आजाद ही ना हो और गुलामी की व्यवस्था में हो तो क्या उसका जीवन बेहतर है? नहीं। तो गुलामी नहीं होनी चाहिए, व्यक्ति को जीवन जीने का अवसर मिलना चाहिए। और लोकतंत्र की पहचान ही यही है, न्यायपूर्ण समाज की पहचान ही यही है कि व्यक्ति क्या हो, आजाद हो। कहानी समझ में आई? मुझे नहीं लगता अब मिल के विचार लिखते समय आपको पेपर में थोड़ी भी दिक्कत होने वाली है। आपके दिमाग में मिल का कॉन्सेप्ट बैठ गया होगा, है ना? तो आगे बढ़ते हैं नए कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए इसाइया बर्लिन की बात करते हैं। इनके ऊपर टिप्पणी का क्वेश्चन पिछली बार आया था। इसाइया बर्लिन की एक पुस्तक आपने सुनी होगी, टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, यानी कि स्वतंत्रता के संप्रत्यय। हिंदी में इसका क्या नाम होगा? स्वतंत्रता के संप्रत्यय। ये इनकी इंग्लिश की किताब है ना? जिसमें उन्होंने पॉलिटिकल साइंस के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में लिखा है। अपनी साहित्यिक रचना टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, जिसका पहला प्रकाशन कब हुआ? 1958 में। इसाइया बर्लिन ने स्वतंत्रता संबंधी नकारात्मक और सकारात्मक धारणाओं के बीच सामंजस्य बनाने की कोशिश की। उन्होंने बैलेंस बनाने की कोशिश किया। उन्होंने ये कहा कि स्वतंत्रता, जो हम लिबर्टी की बात करते हैं दोस्तों, लिबर्टी में दो प्रकार की जो लिबर्टी होती है, एक पॉजिटिव वाली सकारात्मक, एक नेगेटिव वाली। इन दोनों के बीच में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। क्या होना जरूरी है दोस्तों? बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव भी चाहिए हमें और कहीं कहीं पे नेगेटिव भी चाहिए। बर्लिन ने यह कहा कि स्वतंत्रता संबंधी नकारात्मक धारणा को इस प्रश्न का जवाब देकर समझा जा सकता है कि वह कौन सा क्षेत्र है जिसमें व्यक्ति अथवा व्यक्ति के समूह को कोई हस्तक्षेप नहीं चाहिए। भाई सीधी सी बात है। उन्होंने कहा कि जब आप ये सोचें कि क्या हमें मनमानी की भी जरूरत पड़ सकती है, बिल्कुल, पर हमें यह पहचानना होगा कि जो नकारात्मक स्वतंत्रता है या फिर मनमानी जिसे हम कहते हैं आम भाषा में, इसकी आवश्यकता हमें किन किन क्षेत्रों में पड़ सकती है, जहां पर हम ये चाहते हैं कि हमारी लाइफ में इस क्षेत्र में तो कोई इंटरफेयर ना करे। समझे? वहां पर हमारी स्वतंत्रता कैसी होनी चाहिए? नकारात्मक स्वतंत्रता होनी चाहिए। दूसरी ओर सकारात्मक स्वतंत्रता का पता कैसे चलेगा? जब हमें यह दिखाई दे कि हमें कहां कहां पर नियंत्रण चाहिए और कहां कहां पर हमें हस्तक्षेप चाहिए। यानी कि हमें खुद फैसला लेना होगा कि किन क्षेत्रों में तो हमें नकारात्मक स्वतंत्रता चाहिए और किन क्षेत्रों में सकारात्मक स्वतंत्रता चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, दोस्ती यारी में बैठे हुए, है ना, हम अगर अपनी पर्सनल बात अपने दोस्त से कर रहे हैं तो हमें वहां पर नकारात्मक स्वतंत्रता की आवश्यकता है। वहां पर हमें किसी दूसरे व्यक्ति का भारी हस्तक्षेप नहीं चाहिए होता। लेकिन सकारात्मक स्वतंत्रता से बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर, वहां पर हमें कुछ हस्तक्षेप भी चाहिए ताकि सरकार कुछ बेहतरीन अवसर लोगों के लिए लेकर आ सके।
एग्जाम्पल समझ में आया? तो दोनों ही प्रकार की स्वतंत्रता के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश की किसने? ईसाइया बर्लिन ने आपके। क्लियर दोस्तों? चलिए देखिए, सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में और भी वो बहुत कुछ कहते हैं। वो कहते हैं कि सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति को क्या करती है? स्वयं निपुण बनाती है। स्वयं निपुण का मतलब यह है कि व्यक्ति स्वयं अपना विकास खुद कर पाए, इस काबिल बनाती है। कौन सी स्वतंत्रता? सकारात्मक स्वतंत्रता। व्यक्ति विशेषता एक उच्च और निम्न व्यक्तित्व में विभाजित हो जाती है। ये फालतू की बात है, इनको आप पढ़ लेना, इसमें कोई खास बात नहीं है। जो मेन कॉन्सेप्ट था कि बैलेंस कैसे बनाने की बात उन्होंने की, वो मैंने आपको बता दी। अब यहां पर आप देखेंगे स्वतंत्रता पर मार्क्सवादी विचार, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। मास्टर डिग्री तक ये क्वेश्चन नॉर्मली आता है और ग्रेजुएशन पर तो आएगा ही आएगा। कोड मैं ऊपर लिख ही देता हूं हर स्लाइड के, ताकि आपको बार बार पूछना ना पड़े सर कौन से कोड की क्लास चल रही है। डन। अब एक बात बताइए आप, मार्क्सवादी लोग क्या होते हैं? मैं तो कहता हूं जब भी आपको ये शब्द दिखाई दे कभी भी जीवन में मार्क्सवाद, तो आपको पता है मार्क्सवादी वो लोग हैं जो एक तरीके से क्या करते हैं? मजदूर और आप कह सकते हैं समाज का जो निचला वर्ग होता है, निचला वर्ग, उसका हित चाहते हैं। जो मजदूर और समाज के निचले वर्ग का हित चाहते हैं, ऐसे लोग मार्क्सवादी कहलाते हैं। तो बताइए स्वतंत्रता किन के लिए चाहेंगे? ये उन्हीं लोगों के लिए स्वतंत्रता चाहेंगे जिनका शोषण होता है। और किन लोगों के खिलाफ ये होंगे? जो इनका शोषण करते हैं। अब मजदूरों का शोषण कौन करते हैं? मजदूरों का शोषण करते हैं पूंजीपति। कौन करते हैं दोस्तों? पूंजीपति जो होते हैं मजदूरों का शोषण करते हैं, उनके ये खिलाफ है। मार्क्सवादी विचार ये कहता है कि पूंजीवाद और वर्ग संघर्ष, इनका क्या होना चाहिए? आलोचना की जानी चाहिए। पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है? पूंजीपति तो अमीर होते चले जाते हैं और गरीबों के साथ शोषण होता है, वो और गरीब होते चले जाते हैं। ये बिल्कुल अनबैलेंस वाली कंडीशन है। मार्क्सवादियों को ये कहना है कि पूंजीपति लोग जो होते हैं, अमीर लोग, जो धनी लोग होते हैं, ये गरीबों का शोषण करके ऊपर की तरफ उठते हैं और गरीब शोषण के कारण क्या होते हैं? और नीचे की तरफ जाते हैं, जिससे दुनिया में आर्थिक विभाजन या फिर अमीर गरीब का अंतर उत्पन्न हो सकता है। और यदि अमीर गरीब का अंतर उत्पन्न हो रहा है तो आप एक बात समझ लीजिए, तो मार्क्सवादी क्या कहेंगे कि आजादी किनको मिलनी चाहिए? गरीब लोगों को। तो मुख्य बिंदु क्या है? पूंजीवादी समाज में स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए, है ना। याद रखिए, पूंजीपतियों को इतनी स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए कि वो लोगों का क्या करें? शोषण करें। ठीक है। व्यक्ति स्वतंत्र प्रतीत तो होते हैं। पूंजीवादी समाज में क्या होता है? व्यक्ति आजाद दिखेंगे, लेकिन वास्तव में उनका क्या हो रहा होगा? आर्थिक शोषण हो रहा होगा। सामाजिक असमानता लगातार क्या कर रही होगी? बढ़ रही होंगी। अब आप भारत की कंडीशन देख लीजिए। भारत बहुत तेजी से क्या हो रहा है? पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहा है ना, पूंजीवाद की तरफ, है ना। भारत का आर्थिक विभाजन क्या है? भारत के 10% लोगों के पास, भारत के 10% कह सकते हैं आप, लोगों के पास क्या है? भारत की 90% संपत्ति है और भारत के 90% जो लोग हैं वो 10% संपत्ति से गुजारा कर रहे हैं। इस लेवल का आर्थिक विभाजन भारत में है ना। अब इसकी क्यों है? क्योंकि लोगों का आर्थिक शोषण भी हो रहा है, लोगों के साथ सामाजिक असमानता वाला व्यवहार भी किया जा रहा है, लेकिन लोगों को ऐसा फील होता है वी आर फ्रीडम, वी आर फ्री, हम स्वतंत्र तो हैं, लेकिन वास्तव में होते नहीं है। पूंजीपतियों के पास उत्पादन के संसाधन होते हैं, है ना भाई, सारी फैक्ट्रियां कंपनियां उन्हीं की है, और श्रमिक क्या होते हैं? उनमें नौकर की तरह काम कर रहे होते हैं, इसलिए उनका क्या होता है? शोषण होता है। वास्तव में स्वतंत्रता से वंचित होते हैं। पूछे क्यों? वो कहे कि स्वतंत्रता के सुबह 8 बजे तुम्हें परफेक्टली जाना है, शाम को परफेक्टली 8 बजे ही तुम्हें छोड़ा जाएगा, है ना। आपको उतनी सैलरी मिलेगी जो हम चाहते हैं, आप वो काम करेंगे जो हम चाहते हैं, आपको नौकरी तब मिलेगी जब हम चाहेंगे। तो आप ये बताइए इसमें क्या आजादी हुई? क्या हम अपने रोजगार के अवसर स्वयं सेलेक्ट कर पा रहे? नहीं। तो अवसर की समानता भी नहीं हुई। मार्क्सवादी को यह कहना है कि सच्ची स्वतंत्रता केवल एक वर्गहीन समाज में ही प्राप्त हो सकती है। ऐसी स्वतंत्रता वहीं मिल सकती है जहां पर अमीर गरीब का सिस्टम ना हो, है नहीं। असली आजादी कहां पर है? जहां पर अमीर गरीब के बीच में क्या ना हो दोस्तों? अंतर ना हो। ऐसी व्यवस्था ही क्या होती है? असली स्वतंत्रता। इस समाज में लोगों के पास अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए, अपनी पूरी क्षमताओं तक पहुंचने के लिए अगर अवसर है तो ही वो स्वतंत्रता है, वरना वास्तव में स्वतंत्रता एक खेल है। कहने के लिए सब आजाद है, लेकिन वास्तव में कोई ना कोई किसी का नौकर है। आपने वाली बात नहीं सुनी? या तो संघर्ष करके अपने सपने स्वयं क्या कर लो? सफल कर लो, है ना। संघर्ष करके अपने सपने स्वयं सफल कर लो, या फिर दूसरे के यहाँ नौकरी करके उसके सपने सफल कर दो। और भारत में ज्यादातर ये चल रहा है कि हम दूसरों के सपने सफल करने में लगे, क्योंकि हमें चाहिए नौकरी। हम नौकरी देने वाला नहीं बनना चाहते, हम नौकरी लेने वाला बनना चाहते हैं। क्लियर दोस्तों? चलिए, मुझे नहीं लगता यहां तक आपको कोई भी दिक्कत होगी। चलिए अब बात करते हैं एक नए कॉन्सेप्ट है। स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट यहीं पर समाप्त हो जाता है। बात करते हैं समानता, इक्वालिटी के बारे में। क्या होती है समानता? आप सबने पढ़ी ही होगी कि लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। उनके साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर, धन के आधार पर क्या नहीं किया जाना चाहिए? कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर। किसी के बेस पर नहीं होना चाहिए। इवन आप कह सकते हैं कलर के बेस पर भी नहीं होना चाहिए। जैसे अफ्रीका का आपने रंग भेद आंदोलन सुना होगा, जब गांधी जी ने वहां पर देखा कि रंग, काले गोरों के बेस पर, रंग के भेद पर क्या होता था? वहां पर भेदभाव किया जाता था। समानता कुछ मुख्य प्रकार की होती है। जैसे पहली है कानूनी समानता।
कानूनी समानता मतलब यह है कानून के सामने सभी लोगों को क्या माना गया है, समान माना गया, कोई भेदभाव नहीं किया जाता। नेक्स्ट है आपका राजनीतिक समानता। इसका मतलब है कि सभी लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, जैसे सभी को वोट देने का अधिकार है, सभी को चुनाव में खड़ा होने का अधिकार है। सामाजिक समानता क्या है, समाज में व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, किसी भी बेस पे, धर्म जाति लिंग मजहब किसी के बेस पर ना हो। आर्थिक समानता मतलब यह है कि हर व्यक्ति को अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए, अपना जीवन जीने के लिए रोजगार के अवसर कैसे मिले, समान मिले, जो कि ये कंडीशन इस समय भारत में बिल्कुल नहीं है। रोजगार के समान अवसर नहीं, यहाँ पर तो रोजगार ही नहीं है इस समय। समझिए इस चीज़ को, ये गहरी बात है कि आप ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट हैं, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में देयर इज़ नो एम्प्लॉयमेंट। इस समय कोई खास रोजगार भारत में नहीं है। पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और कहते हैं पॉपुलेशन वो कीड़ा है जो विकास को धीरे धीरे खा जाता है। यही कारण है कि भारत में डेवलपमेंट दिखाई नहीं देता। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें हैं स्वतंत्रता के कुछ मुख्य प्रकार, शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बता दिए। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। बात करते हैं औपचारिक समानता क्या होती है, फॉर्मल आप कह सकते हैं, है ना, फॉर्मल इक्वेलिटी इसे कहते हैं। ठीक, अब फॉर्मल इक्वेलिटी है क्या, इसको समझने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। समझिए, औपचारिक समानता का अर्थ है कानून के सामने सभी व्यक्तियों को समान व्यवहार करना है, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग, सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। औपचारिक समानता मतलब आप कह सकते हैं लीगल इक्वेलिटी, है ना, लीगल समानता भी आप इसे कह सकते हैं कि कानून के सामने हर व्यक्ति क्या है, समान है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो आप कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अब वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, कहीं से भी वो क्यों ना हो, लेकिन किसी भी लिंग से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हर व्यक्ति कानून के सामने समान माना गया है। और यही कारण है, इसी से क्या हो पाता, व्यक्ति के लिए न्याय और निष्पक्षता वाली बात आती है। निष्पक्षता यानी जब किसी का पक्ष नहीं लिया जाता, उसे कहते हैं हम क्या दोस्तों, निष्पक्षता। तो औपचारिक समानता वो है जो हमें फॉर्मली दी गई है, कानून के तहत दी गई है, संविधान के तहत दी गई है। आप कह सकते हैं इसे विधिक समानता के श्रेणी में भी आप इसे कई बार रख देते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा अभी। अवसर की समानता क्या होती है दोस्तों, अवसर की समानता मतलब सभी व्यक्तियों को उनकी क्षमता के अनुसार, क्या उनकी कैपेसिटी है, उनकी योग्यता के अनुसार क्या उनकी एबिलिटी है, आपको ये बताना है कि सभी को क्या मिलते हैं, समान अवसर मिलते हैं। अब आप देख लीजिए, अपनी क्षमता के अनुसार हर व्यक्ति भारत में क्या दे सकता है, यूपीएससी दे सकता है, नहीं दे सकता है, बस उसकी क्या करनी पड़ेगी, कुछ योग्यता है वो पूरी करनी पड़ेगी कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए और आप अच्छे से पढ़े लिखे होने चाहिए, तब जाके आप क्या कर सकते हैं, यूपीएससी एग्जाम दे सकते हैं, है ना। हालांकि अनपढ़ भी दे लेते हैं आज के समय में, लेकिन डिग्री होनी चाहिए बस। यह समानता का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत विकास के लिए जरूरी है। भाई व्यक्ति का विकास कब होगा, जब उसे मिलेगी क्या, नौकरी। यही तो हमारे देश की सोच है, क्या मिलेगी, नौकरी। साथ साथ सामाजिक न्याय कब मिलेगा, जब हर व्यक्ति के पास क्या होगी, अपॉर्चुनिटी, हर व्यक्ति के पास अपॉर्चुनिटी यानी अवसर होंगे। यहाँ पर अवसर की समानता जो है संविधान के आर्टिकल में दी गई है। आप मुझे बताइए कौन से संविधान के अनुच्छेद में दी गई है अवसर की समानता, है ना, इक्वालिटी टू अपॉर्चुनिटी। चलिए नेक्स्ट है आपका क्या, परिणामों की समानता। परिणामों की समानता का मतलब यह होता है फलों की समानता, फिर आर्थिक समानता भी हम इसे कहते हैं कि जब कोई उत्पादन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, मान लीजिए किसी फैक्ट्री में उत्पादन हो रहा है, उत्पादन के बाद उस उत्पादन की क्या होगी दोस्तों, बिक्री होगी, बिक्री के बाद क्या होगी, उत्पादन से आय होगी। अब फिर इस आय का क्या किया जाएगा, वितरण किया जाएगा। ये इकोनॉमिक्स का एकदम सीधा सा फंडा है। ये वितरण दो तरीके से किया जा सकता है, या तो समान किया जाए या फिर असमान, यानी ज्यादातर धन पर मालिक का कब्जा हो और लोगों को कम मिले। ज्यादातर भारत जैसे देशों में ये देखने के लिए मिलता है, ये देखने के लिए नहीं मिलता विकासशील देशों में। इसलिए हमें जरूरत क्या है, हमें समान आय के वितरण की आवश्यकता है। इसे ही हम कहते हैं परिणामों की समानता, जहां पर सभी व्यक्तियों के लिए समान परिणाम होते हैं, सभी व्यक्तियों को क्या मिलता है, समान पैसा मिलता है। यह समानता का एक विवादास्पद और जटिल पहलू पता क्यों बन गया है, क्योंकि अमीर गरीब का अंतर बहुत कोशिश करने के बाद भी बड़े से बड़ा देश नहीं मिटा पाया है। अगर अमीर है तो गरीब भी है, और एक नया प्रकार का आप देखेंगे, इंडिया जैसे जो देश होते हैं या फिर आप कह सकते हैं डेवलपिंग कंट्री होती है, वहाँ पर एक वर्ग आपको और देखने के लिए मिलेगा, मध्य वर्ग। ये ना अमीर होते दो लोग, ना ये गरीब होते। क्लियर, ये वो लोग होते हैं जो अमीर बनने की चाह रखते हैं और गरीब बनने का डर। ठीक है दोस्तों, इन्हें कहते हैं मध्य वर्ग। क्लियर, चलिए ओके तो आपका अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया है, असमानता को लेकर उदारवादी विचार। और मैंने आपको बताया है जहां पर भी उदारवादी शब्द आपको दिखाई दे तो उसमें एक शब्द है उदार, और उदार का मतलब क्या होता है, आजाद। जो लोग बहुत ज्यादा आजादी चाहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो लोग किसी भी प्रकार का बैन नहीं चाहते, किसी भी प्रकार का बंधन नहीं चाहते, ऐसे लोगों की विचारधारा को क्या कहते हैं, उदारवादी। और ये उदारवादी लोग ही अगर बंधन नहीं चाहते तो कौन से प्रकार की व्यवस्था चाहते होंगे, ये लोग पूंजीवाद चाहते होंगे। सीधी सी बात है, ये लोग चाहते होंगे कि देश में कोई भी कंपनी आए, व्यापार कर पाए, खुली अर्थव्यवस्था हो, सरकार का अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप क्या हो, कम से कम हो। उदारवादी सिद्धांत असमानता को अनिवार्य मानते हैं। देखो मार्क्सवादी कहते हैं असमानता नहीं होनी चाहिए, और ये देखिए उदारवादी लोग क्या कहते हैं, असमानता होनी आवश्यक है। क्यों,
क्योंकि वो ये कहते हैं कि ये अन्यायपूर्ण नहीं है ना, याद रखना, अन्यायपूर्ण नहीं है, इनका ये मानना है। कुछ डिग्री की असमानता व्यक्ति स्वतंत्रता और आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक है। भाई जरूरी है, अगर असमानता नहीं होगी तो अमीर वर्ग नहीं होगा, अमीर वर्ग नहीं होगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि यही तो नई नई क्या करते हैं, कंपनियां स्थापित करते हैं। भाई सीधी सी बात है। तो ये कहना है उदारवादी लोगों का, हर किसी की सोच है भाई, क्या कह सकते हैं। देखिए उदारवादी लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। उदारवादी मानते हैं कि व्यक्ति को अपना जिंदगी जीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वे क्या करते हैं, वे अपनी संपत्ति कमाने खर्च करने की स्वतंत्रता रखें, अपना व्यवसाय शुरू करने की स्वतंत्रता रखें, अपनी पसंद के अनुसार काम करने की स्वतंत्रता रखें। अब फॉर एग्जांपल हमारे देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो माने जाते हैं मुकेश अंबानी, अगर उनके पास ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं होती तो क्या वो इस लेवल तक आज तक पहुंचते। तो ये उदारवादी तो सिद्धांत है भारत का कि इतने बड़े बड़े अमीर लोग भारत में बहुत सारी कंपनियां स्टैब्लिश कर पाते हैं। फिर आता है आपका क्या, बाजार अर्थव्यवस्था। उदारवादी मानते हैं कि बाजार अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। बाजार अर्थव्यवस्था जहां पर सारे फैसले कौन लेती है, मार्केट लेती है। इससे क्या होता है, लोगों को अच्छी क्वालिटी का उत्पाद मिल पाते हैं। यहाँ पर सरकार का इंटरफेयर नहीं होता बाजार अर्थव्यवस्था में, इसलिए इसे हम कैपिटलिस्टिक मार्केट भी कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, जहां पर पूंजीपति सारे फैसले ले रहे होते हैं। सीमित सरकार, सीमित सरकार का मतलब बाजार अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को यहाँ पर सरकार सीमित नहीं कर सकती। सारे महत्वपूर्ण फैसले कौन लेते हैं, बाजार मार्केट लेती है, और ये क्या करती है, असमानता को बढ़ावा देती है। इसलिए उदारवादी विचार असमानता की तरफ जाते हैं, ये इक्वालिटी की बात नहीं करते, ये इनइक्वालिटी की बात करते हैं। क्लियर दोस्तों, बहुत बेहतरीन। चलिए, समानता और नारीवाद। समानता और नारीवाद में क्या संबंध है, देखिए मैंने आपको बताया था, जहां पर भी आपको वाद शब्द दिखाई दे, वाद का मतलब होता है बढ़ावा देना। क्या मतलब होता है, बढ़ावा देना। तो यहाँ पर नारीवाद है, तो बताइए किसको बढ़ावा दिया जा रहा होगा। आप कहेंगे सीधी सी बात है सर, नारी को बढ़ावा दिया जा रहा होगा। नारीवाद महिलाओं के लिए समानता की मांग करते हैं। इनका कहना क्या है कि महिला जो जाति है, महिला जो समूह है मानव समाज में, इसको समानता दी जानी चाहिए। मैं सीधी सी बात है, नारीवाद है तो नारी को बढ़ावा देंगे, और इन्हें पुरुषों के बराबर अधिकार मिले, अवसर प्राप्त हो, और सारे प्रकार की समानता इन्हें मिले, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, कानूनी समानता। तभी तो ये मेल और फीमेल क्या हो पाएंगे, एक जगह एक तराजू के एक पलड़े पे आ पाएंगे। क्लियर। समानता नारीवाद का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। नारीवाद कब होगा, नारियों को बढ़ावा तब मिलेगा जब उन्हें, महिलाओं को पुरुषों के बराबर क्या मिलेंगे, सम्मान, गरिमा प्राप्त होगी। भेदभाव या हिंसा का सामना उन्हें नहीं करना पड़ेगा, उन्हें अपनी जिंदगी जीने की स्वतंत्रता मिलेगी। ऐसी व्यवस्था में नारी को बढ़ावा तभी मिल पाएगा जब उन्हें मेल और फीमेल दोनों को एक ही पर्दे में रखा जाए और समान दर्जा दिया जाए। ठीक है। नारीवाद ने समानता को प्राप्त करने में महिलाओं की मदद की है। याद रखना, महिलाओं की मदद कौन करता है, नारीवादी विचारधारा। जो लोग नारीवादी विचारधारा को रखते हैं वो चाहते हैं कि शिक्षा तक महिलाओं की पहुंच बने, रोजगार के अवसर तक बने, उन्हें पुरुषों के मुकाबले कम वेतन नहीं मिलना चाहिए, उनके साथ हिंसा नहीं होनी चाहिए। इसे ही कहते हैं नारीवाद और समानता। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि नारी को अगर बढ़ावा देना है तो कैसे दें, नारी को अगर बढ़ावा देना है तो समानता के बेस पर दें। क्लियर। चलिए, बहुत बेहतरीन, अच्छी खासी लंबी क्लास आज ये खिंच गई क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत सारे थे इस ब्लॉक में। समानता और स्वतंत्रता में संबंध की बात करते हैं दोस्तों। समानता यानी इक्वालिटी, स्वतंत्रता यानी कि आजादी। देखिए दोनों ही महत्वपूर्ण है और दोनों का एक दूसरे से गहरा संबंध है। कैसे, दोनों न्यायपूर्ण है, दोनों ही समृद्ध समाज के लिए आवश्यक है। समानता का अर्थ क्या होता है, व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाए, धर्म, जाति, लिंग या सामाजिक आर्थिक स्थिति के बेस पर कोई भी विशेषता ना रखे। ठीक है। इसका अर्थ है समान अधिकार, समान अवसर, समान सम्मान मिलना चाहिए। स्वतंत्रता क्या कहती है, व्यक्ति अपनी इच्छा से जीवन जीने के लिए आजाद होना चाहिए। फिर दोनों में संबंध क्या हुआ, लोगों को, सभी लोगों को जो स्वतंत्रता होनी चाहिए वो समान मिलनी चाहिए। स्वतंत्र हो कौन, सभी, और अगर सभी स्वतंत्र होंगे तो इसका मतलब सभी को क्या मिल जाएगी, समानता मिल जाएगी, है ना। या फिर आप कह सकते हैं समान हो सभी, सभी समान हो गए तो सभी को स्वतंत्रता मिल जाएगी। यही इन दोनों में क्या है, संबंध है। ठीक है। इसमें अपनी पसंद के अनुसार सोचने, बोलने, कार्य करने, जीवन जीने, घूमने फिरने की आजादी होती है। समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझिए। यहाँ पर ट्रिपल स्टार लगाइए। दे ईच, आप कह सकते हैं दे फुलफिल देयर नीड्स, या आप कह सकते हैं एक दूसरे के लिए क्या है, ये सप्लीमेंट्री है, एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। जहाँ पर स्वतंत्रता होगी वहाँ पर समानता भी दी जा सकती है, और जहाँ पर समानता होगी वहाँ स्वतंत्रता देना आवश्यक है। ये एक दूसरे के पूरक की तरह काम करते हैं। क्लियर दोस्तों, समझ में आई कहानी, बहुत बेहतरीन। चलिए, तो आज के लिए केवल इतना ही। ये 30 मिनट की एक मैराथन आपको पसंद आई होगी, उम्मीद है। और ये ब्लॉक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, सब बिग ब्लॉक है ना। इसका जो बीपीएससी 131 का ब्लॉक सेकंड है, इसकी एक और क्लास आएगी, फिर हम करेंगे ब्लॉक 3rd और 4th, और सिलेबस खत्म। फिर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बात करेंगे, पेपर से पहले सब करा के देंगे, पेपर में अभी वक्त है। धीरे धीरे सारी क्लासेस हम ले रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।